नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विभागों के बंटवारे के बाद फुल एक्शन में मोदी के मंत्रियों ने संभाला अपना अपना पदभार। 100 दिन के एक्शन प्लान पर फोकस। मोदी सरकार में मंत्रालय बंटवारे पर विपक्षी नेताओं ने कसा तंज। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार को झुंझुना थमाया गया। संजय सिंह बोले, ये बेइज्जती है। तो कांग्रेस नेताओं ने भी उठाए सवाल। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा, काम करे अहंकार न पाले। चुनाव में मुकाबला जरूरी, लेकिन झूठ पर आधारित न हो। मणिपुर मुद्दे पर भी पहली बार खुलकर बोले आरएसएस चीफ। 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। कैबिनेट में शामिल होंगे कुल 25 मंत्री। गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। पंजाब दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें जुदा। हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया बड़ा ऐलान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात फुल एक्शन में आई मोदी सरकार की। मोदी 3.0 सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। कल ही पीएम मोदी ने साउथ ब्लॉक पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला था। कल शाम विभागों का बंटवारा हुआ और इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि आज से केंद्रीय मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण भी कर लिया है। मोदी के सभी मंत्री आज जबरदस्त एक्शन में नजर आए। मोदी के मंत्रियों का जोश काफी हाई है। नड्डा, शाह, जयशंकर, शिवराज समेत अन्य सभी मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते हुए मोदी के मंत्रियों ने एक सुर में कहा, न थकेंगे न रुकेंगे, एक साथ काम करते रहेंगे। जिन मंत्रियों की अपने पुराने विभाग में ही वापसी हुई है, उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पहले दिन मोर्चा संभाल लिया और जिन मंत्रियों को नए विभाग मिले हैं या जो लोग नए मंत्री बने हैं, उन्होंने अपने अपने विभाग संभालने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज को समझा है और आगे के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज पहला दिन था, आज ही एक्शन में नजर आए क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने डूज एंड डोंट्स जो है उन्होंने बता दिया था। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि मंत्री आप बन गए, आपको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा कि दफ्तर टाइम पे पहुंचा कीजिए। 10 बजे का टाइम है तो मिनिस्टर साहब जो है 10 बजे ऑफिस में विराजमान रहे, उससे अधिकारियों के ऊपर दबाव रहेगा। दूसरी चीज कि अपने काम काज को लेकर खामखा का कोई बयान ना दे, काम पे ध्यान लगाएं और टारगेट को पूरा करें। टारगेट सबको थमा दिया गया है। जब चुनाव में सारे लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम मंत्री जितने भी मंत्रालय हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक की थी। 100 दिन का एजेंडा क्या हो सकता है, वो जो चीजें छूट गई हैं उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, पूरा एक वर्क प्लान ऑलरेडी वो बना चुके थे। और यही जो नए मंत्री हैं उनको थमाया गया है कि आपका जो पहले 100 दिन का टारगेट है, ये 100 दिन में आपको हासिल करना होगा। कोई भी सरकार, एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि कोई भी सरकार क्या काम करेगी, कैसा काम करेगी, 5 साल में वो कहां तक पहुंचेगी, इसका डिसीजन पहले साल ही होता है। जो सरकार पहले 1 साल के अंदर नई योजनाओं, नई परियोजनाओं और नीतियों को जमीन में उतारने का काम शुरू कर पाती है, वही 5वें साल जाकर उनको पूरा कर पाती है। तो 1 साल बहुत मेहनत करना पड़ेगा तमाम मंत्रियों को। जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई मंत्री बन गए हैं, पहली बार जो बन रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, उनके लिए बहुत कुछ एडजस्ट करना होगा, बहुत
सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी, तो शपथ के साथ ही मोदी सरकार जबरदस्त एक्शन में आ गई है, पर विपक्ष की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें कई बड़े मंत्रालयों का जिम्मा उन्हीं नेताओं को दिया गया जो पहले से ही उसे संभाल रहे थे। पर मंत्रियों को पोर्टफोलियो के लेकर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो किसे कौन सा विभाग देते हैं, लेकिन जिस बिहार की वजह से वो प्रधानमंत्री बने हैं उसी बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो कहीं ना कहीं झुनझुना थमा दिया गया। संजय सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों के हिस्से में ना तो गृह, ना तो रक्षा, ना वित्त, ना विदेश, ना वाणिज्य, ना सड़क, ना रेल, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना कृषि, ना जल शक्ति, ना पेट्रोलियम, ना दूरसंचार। एनडीए के घटक दलों के हिस्से में सिर्फ झुनझुना मंत्रालय सामने आया है। ये बहुत बेइज्जती है। साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार की कैबिनेट को देखकर लगता है कि बीजेपी शायद खुद नहीं चाहती कि सरकार 5 साल चले। इसी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने विभागों के बंटवारे पर सवाल खड़े किए हैं। क्या दिक्कत है इन नेताओं की? देखिए, अंगूर खट्टे हैं। इन लोगों ने तो झूठ प्रपंच सारे चीजें कर लिया। सरकार जब बनने लगी तो इन लोगों ने क्या थ्योरी दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ कट गए हैं, लाचार प्रधानमंत्री बनेंगे, कमजोर प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुत सारे घटक दलों को खुश करना पड़ेगा, सरकार चलाने के लिए बड़े बड़े मंत्रालय देने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यही थ्योरी दी जा रही थी ना। और बीजेपी के समर्थक भी बड़े डर रहे थे कि क्या होगा, ये सारे लोग ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे। पहले दिन, रिजल्ट के दिन ही हमने कहा था कि ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, ये अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई फैसले के ऊपर भी कोई रिथिंक नहीं होगा और सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी के मन के मुताबिक सारी चीजें होंगी। अब ये हो गया तो अब ये क्या करें? अब इनकी मानसिकता को भी तो समझनी है। अभिषेक मनु सिंघवी कैसे देश में जजेस बनाते थे पूरी दुनिया ने देखा। फिर ये जो तेजस्वी यादव, ये संजय सिंह, ये तमाम लोग, अरे ये सब तो भ्रष्टाचारी हैं। इनका मुखिया जेल में है भाई, लालू यादव तो कन्विक्टेड है, ये अभी आरोप में गया हुआ है केजरीवाल। इनको मंत्रिमंडल का मतलब ये होता है इनके हिसाब से कि अच्छा मंत्रिमंडल कौन, जहां चोरी कर सके, घूस कमा सके, पैसे बना सके, लूट बचा सके, वही इनके लिए अच्छा मंत्रालय है। चिराग पासवान ने सही तमाचा मारा इनके चेहरे पे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी मंत्रालय बड़ा या छोटा नहीं होता है, काम से आप बड़े या छोटे होते हैं। तो खैर, हाथी चले बाजार और डैश डैश भौंके हजार, वही कहानी है। जी, अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की, जिनके कुछ बयान चर्चा में बने हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये को लेकर तमाम कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। साथ ही मोहन भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां गन कल्चर बढ़ गया। जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। मोहन भागवत ने तो कई सारे बयान दिए हैं, लेकिन मणिपुर को लेकर जो उन्होंने कहा है, ये विपक्षी पार्टियां उसको मुद्दा क्यों बना रही हैं? देखिए, विपक्ष जो है वो नाच रहा है कि बीजेपी और संघ के बीच कुछ हो गया है। प्रधान भागवत जी के हर बयान को उस चश्मे से देखा जा रहा है कि भाई ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कटाक्ष डाला गया है। अरे बेवकूफों, ये किस तरह की बातें और किस तरीके से आप चीजों को समझते हो। ये बड़ा ही ऑर्गेनिक रिश्ता है बीजेपी और आरएसएस का। अगर भागवत जी ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अफवाह फैला करके इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो विपक्षियों को बता रहे हैं। माहौल खराब हुआ है, वो विपक्षियों को बता रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि भाई आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यहां कोई प्रतिपक्ष है, ऐसा नहीं कि कोई आपका दुश्मन है, कोई दूसरा विचार रख रहा है, उसको भी एकोमोडेट करने की आप में मर्यादा होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये आरएसएस एक गार्जियन के रूप में इस देश में ऑपरेट करता है और इसलिए उनको अगर कोई सलाह भी देनी है प्रधानमंत्री को, सरकार को या किसी इंस्टीट्यूशन को, तो वो बेझिझक इन बातों को कहते हैं। मणिपुर का मुद्दा उठाया है, ये ज़रूरी भी है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कारण जानना ज़रूरी है कि वहाँ हिंसा भड़क रही है या भड़काया जा रहा है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है और क्या कारण है उसका इंतजाम, उसका इलाज करना ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। मोहन भागवत जी ने ही कहा है। कौन सी बड़ी बात उन्होंने कह दी, कौन सी गलत बात कह दी और ऐसी क्या बात कह दी कि विपक्ष जो है आज नाच रहा है। भाई यही विपक्ष है जो आरएसएस का खौफ दिखा करके मुसलमानों से आप वोट लेते हो और अभी अलग किस्म की व्याख्या करके आप ये जो बीजेपी और आरएसएस के बीच जो है वो सब कुछ खत्म हो गया है, ये जो पेंट करने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल ही बकवास है। जी चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनाने के लिए आज टीडीपी, जनसेना और बीजेपी विधायकों ने विजयवाड़ा में मीटिंग की। इसमें टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। साथ ही एक्टर से नेता बने जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को विधानसभा में फ्लोर लीडर चुना गया है। इसके बाद नायडू और कल्याण ने राज्यपाल एस अब्दुल नजीर से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। अब 12 जून को चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं शपथ लेने से पहले नायडू ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अमरावती ही राज्य की एकमात्र राजधानी भी होगी। अब सेलिब्रेशन अगला आंध्र प्रदेश में होना है, क्या कुछ तैयारी? देखिए जबरदस्त तैयारी है। दो जगह एनडीए की सरकार बनेगी, दोनों जगह प्रधानमंत्री होंगे, अमित शाह होंगे, हर जगह होंगे। ये एक साइकोलॉजिकल जिसको कह सकते हैं कि काम करेगा दिमागों के ऊपर कि जब दो जगह सरकार बनेगी एनडीए की, उड़ीसा में भी मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, आंध्र प्रदेश में भी लेंगे। लेकिन आज मैं देख रहा था एक तस्वीर आई कि अमरावती को बनाना है कैपिटल सिटी, तो उसकी नींव डाल दी गई थी और उस पूरे प्रोजेक्ट को अभी जो सरकार गई वो उसने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब शायद मुझे लग रहा है जो बात हम लोग कह रहे थे कि नया अगर आप राजधानी तैयार करोगे तो बहुत स्पेशल पैकेज की भी जरूरत होगी, पैसे की भी जरूरत होगी। तो शायद ये ड्रीम प्रोजेक्ट नायडू साहब का है कि अमरावती जो है उसको वो राजधानी बनाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी इस पर राजी किए हैं और यही अंडरस्टैंडिंग है जिसके आधार पे ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को समर्थन दे रही हैं। तो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा और ये देखना पड़ेगा कि नायडू साहब जो पिछली बार जब वो जो जॉइंटेड आंध्र प्रदेश जिसमें तेलंगाना भी था, जब उसके मुख्यमंत्री वो बने थे तो उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि हैदराबाद को साइबराबाद जो है बनाने में जितना वहाँ जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी और जो पूरा डेवलपमेंट हैदराबाद का हुआ उसका क्रेडिट इनको दिया जा रहा है। अब ये कमाल फिर से वो दोहराते हैं, इस पे नजर बनी रहेगी। जी अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, जिनका रिश्ता एक और राज्य में टूट गया है। पंजाब और दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। हुड्डा ने कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे। एक और राज्य जहां पे रिश्ते अलग देखिए हर जगह, अरे रिश्ते थे नहीं, कभी रिश्ते कभी थे ही नहीं। ये तो जेल गया, मुसीबत में फंसा, चोरी पकड़ी गई, घोटाले में फंस गया ये पूरी की पूरी पार्टी। तो ये कांग्रेस पार्टी की चमचागिरी करने के लिए पहुंच गए हर जगह। वो तो राहुल गांधी
कन्हैया को जिताना चाह रहे थे, उनको लगा कि भाई एक साथ आ जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। अदरवाइज कोई कांग्रेसी अपने सेंसिबल माइंड से ये नहीं चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई रिश्ता रखा जाए। तो पंजाब में है ही नहीं, दिल्ली में भी डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये खत्म हो गया, और हरियाणा में भी कह दिया गया। तो कहीं ये लोग एक साथ मिलके नहीं रहेंगे। बस अभी ये लोग पूछ रहे हैं कि सरकार बनी कितनी कमज़ोर है, कहाँ किसको झुंझुना दिया गया, ये सारी चीज़ें। जस्ट वेट फॉर 15-30 डेज, ये आपस में फिर पहले जैसे गाली गलौज करते थे एक दूसरे को लेकर के, वही काम ये लोग शुरू करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।